हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, राम राम, नमस्कार। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज इसी क्रम में हम लोग लास्ट ईयर का जो पेपर है आपके अगस्त 2023 का उसको एनालाइज करने वाले हैं और थोड़ा सा जानते हैं कि पिछले वर्ष का जो पेपर था वो कैसा आया था। ठीक है। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, पेपर एनालिसिस का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि कमिंग एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल सेम होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बशर्ते हाँ ये इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जिस तरीके का पेपर पिछला लास्ट ईयर आया हुआ था, संभावित पेपर आपका वैसा ही हो सकता है, प्रश्नों का स्तर क्या हो सकता है, बस इसी बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि डिस्ग्राफिया क्या है। ठीक है। सो डिस्ग्राफिया जो होती है वो होता है बच्चे को लिखने संबंधी विकार होता है। बच्चा उसमें लिखता ठीक नहीं है, शब्दों को उटपटांग लिखता है। जो एलिजिबल होते हैं मतलब उनको पढ़ा लिखा जाना पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो समझ लीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि लिखा हुआ है उसमें एक भाषण विकार है। जी भाषण विकार बिल्कुल भी नहीं है। एक गतियुक्त विकार है, गतियुक्त विकार भी नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड को पढ़ने से पहले हम लोग फोर्थ को जानेंगे। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। जी बिल्कुल नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन के चांसेस बढ़ चुके हैं। और देखते हैं, एक तंत्रिकी विकार है। जी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। बिल्कुल सही जवाब है, आपका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है। और चलिए हाँ, इस एग्ज़ाम में इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस जो लिखा होगा उसको ठीक से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो सकते हैं उनको पहले करेंगे, तब हम लोग सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेगा, उसे क्या कहते हैं। तो सिंपल है, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन जो लिखा हुआ है, इधर तो हिंदी में संवर्धन लिखा बट इंग्लिश में देखिएगा एनरिचमेंट होता है। एनरिचमेंट एक्चुअली प्रोग्राम होता है। ठीक है। सो नहीं हो सकता। विसर्जन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। थर्ड नंबर आएंगे त्वरण। त्वरण को यहाँ पे इंग्लिश में बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेट किया जाएगा बच्चे को, मतलब हो सकता है उसे प्रमोट करने की ज़रूरत हो तो प्रमोट करेंगे तो उसकी गति को हम और तीव्र कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए कि वे पाठ्यक्रम में अनुकूलन करें। बिल्कुल सही बात है। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। जी डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। और थर्ड नंबर आएंगे अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो देखिएगा चौथा ऑप्शन इसका नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। तो देख लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किस ऑप्शन पे है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे है, इसलिए इसका सही जवाब जो बन जाएगा वो आपका बनता है सेकंड ऑप्शन। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शैशव अवस्था में समाजीकरण की संस्थाएं। तो शैशव में सिंपल है, शैशव अवस्था में जो समाजीकरण की संस्था होती है वो प्राथमिक होती है और होता है क्या, परिवार। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा ऑप्शन सेकंड ऐसा लिखा हुआ है जिसमें प्राथमिक आया हुआ है पहले। सो प्राथमिक हमारा हो जाता है प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी होती हैं। जी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो सेकंड उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, जहाँ पे अंग्रेजी में देखिएगा प्राइमरी और सेकेंडरी उन्होंने लिख रखा है ना। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग, ज़्यादा वक्त ना खर्च करते हुए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। लेव वाइगोस्की आ चुके हैं, इनके बिना जैसे आपके लेव वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, पियाजे हो गए, देखिएगा कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। इनके बिना एग्ज़ाम अधूरा ही होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इनके सीटेट के एग्ज़ाम में इनके 5 से 6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इनके नाम देखने को मिलते हों, तो बहुत मजबूत सेक्शन हो जाता है कम से कम 5 से 6 नंबर के लिए। आते हैं लेव वाइगोस्की को समझते हैं। कह रहे हैं कि लेव वाइगोस्की के अनुसार, तो सिंपल है, लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि समाज और संस्कृति मानव के विकास के प्रमुख कारक होते हैं। चलिए आते हैं पढ़ते हैं।
इन्होंने संज्ञानात्मक विकास भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो समाज और संस्कृति के माध्यम से ही होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा गलत है क्या। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। देखिएगा ये वर्ड उन्होंने लिख करके इस ऑप्शन को गलत कर दिया है कि संज्ञानात्मक विकास को नहीं। जी नहीं, समाज और संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगी अकॉर्डिंग टू लियो वाइगोस्की। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो चुका है। सेकंड आते हैं, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। बिल्कुल नहीं, भाषा विकास उल्टा संज्ञान को डेवलप करने में हेल्प करती है। थर्ड ऑप्शन आते हैं, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होंगे। बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन आएंगे, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नेगेटिव हो चुके हैं। फोर्थ में आएंगे, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। बिल्कुल सही उत्तर होगा ये। ठीक है, भाषा विकास जो हो रहा है वो आपका संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता ही है। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो आएंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग को अगर आपने पढ़ा है तो इसके लिए आपका कन्वेंशनल लेवल मतलब पारंपरिक स्तर सही उत्तर होगा। और इस चीज़ को हम लोग जब क्लास को पढ़ेंगे करेंगे ना तो वहाँ पर इसको हम लोग ठीक से समझ लेंगे, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। ये क्या हो रहा है, चलते ऑप्शन नंबर थर्ड, ये ऑप्शन नंबर थर्ड ये वाला आपका आंसर सही हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आते हैं, शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ऐसा लगता है जैसे वाइगोस्की का पाड़ हो, है ना। व्याख्या की बात करेंगे, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही है, और दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। मतलब स्टेटमेंट ए की आर ठीक व्याख्या लिखी हुई है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाता है आपका सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, अधिगम के लिए मूल्यांकन मतलब लर्निंग फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, सो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग जो थी, इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग जो थी, आपको याद होगा कि एक बावर्ची वाला एग्जांपल आता है जहाँ पे ये कहा जाता है कि बावर्ची खाना बनाते समय स्वाद को चखने का काम करता है। तो किस प्रकार का इवैल्यूएशन है या किस प्रकार का असेसमेंट है, तो वो भी आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग ही होता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि मैंने जो काम किया हुआ है वो किस तरीके का है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका सारे ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलता है कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब बनता है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना मतलब उनको फीडबैक देना, जिसका उपयोग अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। विद्यार्थी भी जानेंगे कि मैंने कितना सीखा है और मुझे कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो इसमें ये हेल्प करेगा। सो इस प्रश्न का सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका 7 ईयर्स। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है वो 10 नंबर है और उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैरल गिल्गिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो नोटिस कीजिएगा कि कैरल गिल्गिन जो थी वो कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट हैं और उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया हुआ है इनके सिद्धांतों को। कारण सिर्फ इतना सा था कि उनके हिसाब से या उनका मानना था कि नैतिक विकास सिद्धांतों को का प्रयोग करते समय कोहलबर्ग ने सिर्फ बालकों पर लड़कों पर ही सारे रिसर्च करे और उनके ही व्यवहार को ध्यान में रखते हुए नैतिक सिद्धांतों को उन्होंने समझाया या बताया। तो वो जैसे कि लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन कि सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से आनुवंशिक कारकों को
पर्याप्त महत्व न देते हुए केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए जी नहीं, नारीवादी दृष्टिकोण से, मतलब उनका मानना था कि कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांतों में स्त्रियों की उपेक्षा करी, उनके व्यवहार को ध्यान में नहीं रखा, ठीक है, कि तो कहीं ना कहीं उनको जेंडर बायस फील हुआ, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसके हिसाब से तो बिल्कुल सही जवाब आपका बन जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आते हैं। सारे के सारे उठा रहा है। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है और अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि फिर स्पेस है और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में फिर से स्पेस है, सोच है। इसकी बात कर रहे हैं। आज मुझे थोड़ा सा कोल्ड है जिसके कारण थोड़े से गले में दिक्कत है। चलते हैं अगले इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि, तो देखिएगा वृद्धि जो होती है इसमें स्थिर होगी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, धीमी होगी और सोच जो होती है वो तार्किक होती है। इसलिए आपका यहाँ पे आंसर जो बनता है वो सेकंड है। आप देख पा रहे होंगे सेकंड आंसर होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक कौशल का मीन हो जाता है ग्रॉस मोटर स्किल की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको आ जाता है तैरना, जिसमें मतलब इसका अर्थ ये हो जाता है कि जिसमें होल बॉडी मसल्स यूज हो रही हूँ तो उसमें तो आपका तैरना ही आ पाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भौतिक वृद्धि, जिसको हम लोग फिजिकल ग्रोथ या शारीरिक वृद्धि की बात करेंगे, और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे देखिएगा जो विकास जो होता है ना वो टॉप टू डाउन, देखिएगा टॉप टू डाउन, शारीरिक वृद्धि जो होती है टॉप टू डाउन होती है। और अगर हम विकास की बात करते हैं तो प्रॉक्सी मॉडिस्टल डेवलपमेंट होता है, जिसको हम लोग इनर टू आउटर बुलाते हैं, मतलब केंद्र से परिधि की ओर कहते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड। कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। 15 नंबर में आ रहे हैं हम लोग। 15 नंबर को देखेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होगी। तो सबसे पहले आपको मैं इंडिकेट कर दूं कि जो ये मूर्तिकार होते हैं ना, ये जो मूर्तिकार होते हैं इनके पास स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, जिसको हम लोग दिक् स्थान बुद्धि कहेंगे। और दर्शन शास्त्री हमारा फर्स्ट पोजीशन पर है, मूर्तिकार सेकंड। तो हमें उस ऑप्शन को चूज करना चाहिए जहाँ पे मूर्तिकार में स्पेशल इंटेलिजेंस सेकंड पोजीशन पर हो। तो ये देखिएगा स्पेशल सेकंड यहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन। कुछ करना नहीं है, सोचना ही नहीं है मुझे, है ना। ऑप्शन आपका थर्ड बन जाता है ना, क्योंकि दर्शन शास्त्रियों के पास जो इंटेलिजेंस होगा वो इंट्रापर्सनल होता है। और दिक् स्थान को कहते हैं स्पेशल मूर्तिकार, मतलब इनमें ऐसे इंटेलिजेंस पाई जाती है जिससे ये किन्हीं मूर्तियों को आकार दे सकते हैं, उन्हें सुंदर बना सकते हैं, उन्हें आकर्षक बना सकते हैं। तो इस प्रकार का इंटेलिजेंस सिर्फ मूर्तिकार में ही पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है वो आपको जो थर्ड नंबर आपका लिखा है, जो क्रिटिकल थिंकिंग होगा या आलोचनात्मक प्रतिबिंबन होगा, इसके महत्व पर अधिक जोर देगी। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे 17 पर, जहाँ पे देखेंगे कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका होगा। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए मतलब होगा
कि इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को इनक्रीज करने की बात करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, तो देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा हुआ है स्वतंत्र चेतन को हतोत्साहित। ये जो हतोत्साहित वर्ड लिखा है बस इसी ने इस ऑप्शन को गलत कर दिया। हमें प्रोत्साहित करना है, ना कि उसे हतोत्साहित करना है। अगले सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। नोटिस कीजिएगा प्रोत्साहन तो लिखा है बट कठिन समस्याओं से बचने के लिए, मतलब अगर उन्हें हम लंबी और अच्छी समस्याओं से रोक देंगे, बचा देंगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी उनके अंदर आ ही नहीं सकती। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना, मतलब हम उनकी समस्याओं को समाधान खुद दे देंगे। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ठीक है। सो 17 का ऑप्शन हो जाता है आपका फोर्थ। और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तो सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट देखिएगा, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। इसका जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, लिखा है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही जवाब लिखा हुआ है। 18 का आपका उत्तर हो जाता है सेकंड। देखिएगा दोनों ही सही हैं, है ना। और आर जो हो रहा है ना वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। सो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग पहुँचेंगे। 19 पे जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के लिए योगदान नहीं देगी, लर्निंग में जो हमारी हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। वो गैर प्रासंगिकरण है, जो कंटेक्स्ट से जुड़े हुए टर्म नहीं होंगे वो लर्निंग में हेल्प कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो विषय पढ़ा जा रहा है, सीखा जा रहा है, वो उससे इतर है, कहने का अर्थ ये हो जाता है, मतलब अलग है, भिन्न है, ठीक है। 20 नंबर में आते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है ना, विचार करने की आवश्यकता होती है। वाक्यों में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? जी बहुत संकीर्ण सा क्वेश्चन है, छोटा सा है, उसमें बहुत ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत स्टूडेंट को नहीं होगी। क्रिया की परिभाषा लिखो, सिंपल है, याद करके लिख देगा। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हो, ये भी ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आ जाता है यहाँ पे कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, इस पर विद्यार्थियों को ढेर सारा चिंतन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए सही जवाब हो जाता है आपका फोर्थ। 21 पे आते हैं। लिख रखे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। मतलब जनरली तो यही होता है कि जब कोई विद्यार्थी असफल होता है या विफल होता है तो उसका बाह्य आरोपण होता है। बाह्य आरोपण से मतलब है कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर था, जो पढ़ाया गया वो नहीं मिला, विद्यालय ही ठीक नहीं था, संस्था हमारी उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करा पाई, जिस तरीके का पेपर होना चाहिए था वो आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। कंटेंट उसके ठीक नहीं थे, इस तरीके के। लेकिन जब खुद पर आरोप ले लेना कि मैं उसमें कहीं पर मैंने गलती कर दी है, मैं ठीक से एनालाइज नहीं कर पाया एग्ज़ाम को और उस हिसाब की प्रिपरेशन में स्वयं नहीं कर पाया, तो इस प्रकार का जो रीज़न होता है ना वो विफलता का आंतरिक आरोपण होता है, ठीक है। चलते हैं और 21 क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे, जिससे देखिए लिखा हुआ कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये देखिएगा एक आंतरिक आरोपण का जवाब लिखा हुआ है। सो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हो जाता है। फर्स्ट देखिएगा लिखा है शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, बाह्य आरोपण हो गया। थर्ड में देखिएगा शिक्षक पक्षपाती होने के कारण मुझे अंक नहीं मिले, ठीक है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त ध्यान भटका रहे थे। तो ये सारे आरोपण कैसे थे? बाह्य थे। 22 नंबर में हम लोग आते हैं। एक स्टेटमेंट हमारे पास लिखा हुआ है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खेलने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। रीज़न लिखा हुआ है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, क्योंकि लड़का लड़की होने का जो भेद है ना वो हमें समाज के द्वारा ही सीखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब लिखा हुआ है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो हो रहा है ना वो ए की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करता है। तो दूसरे ऑप्शन को पढ़ने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। 23 पर आ जाते हैं हम लोग। लियो वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्या? तो सिंपल है, सहकर्मी सहयोग, जिसको हम लोग इसके फोल्डिंग के नाम से बुलाते थे। मतलब हम लोग क्या, लियो वाइगोस्की ने बताया था, जिसको हम लोग पीयर कोलैबोरेशन बुलाते हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 24 नंबर। लियो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक
क्या चीज़ होती है। आंतरिक वाक जो होती है उसको क्या कहते हैं, जिसको हम लोग इनर स्पीच के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। बाकी के ऑप्शन इसके लिए सूटेबल नहीं है, आप देख लीजिए एक नज़र में, है ना, कि बच्चों के लिए काल्पनिक दोष के साथ संप्रेषण का एक तरीका, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, विकासात्मक देरी का संकेत है, बिल्कुल गलत चीज़ें लिखी हुई है। 25 नंबर पे हम लोग आएंगे। 4 वर्ष की अपर्णा कहते हैं कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता ये है कि वो जीववादी चिंतन में है, ठीक है ना। जब हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था, पढ़ा था कि जो जीवाद चिंतन जो होता है ना, जैसे कि बच्चा किसी बेड या कुर्सी से घर में टकरा जाता है, फिर रोना शुरू करता है, तब उसकी माता जी आएंगी, मेज को या टेबल को पीट देंगी और कहेंगी मैंने इसको पीट दिया, तो बच्चा प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उसको मेज और कुर्सी या बाकी भौतिक वस्तुएं जो होती है उसके आसपास होती हैं, वो सारी की सारी उसको सजीव नजर आती हैं। इसलिए इस प्रकार का चिंतन जो होता है वो जीववाद चिंतन कहलाता है। 26 में आएगा, निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। विशिष्ट विशेषता कौन सी है, तो देखिएगा, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। आवर्ती व्यवहार का मतलब हो गया रिपीटेड व्यवहार, बिहेवियर या रिकरिंग बिहेवियर की बात करेंगे हम लोग, है ना। तो ये आपका होगा स्वाधीनता विद्यार्थियों का व्यवहार। चलते हैं 27 की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमारे बीच है, लिखा हुआ है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। व्याख्या लिखी हुई है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं और समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं, तो सिंपल है कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब लिखा हुआ है। मतलब इसका जो ऑप्शन बनना है वो होना है ए आर, दोनों ही सही हैं, और जो आर है वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। सो आपका आंसर बनता है सेकंड। 28 पर आते हैं, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य ये होगा कि बच्चों के अंदर हम क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का काम करेंगे, ठीक है। लर्निंग की सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, इसलिए हमें बाकी ऑप्शंस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आते हैं 29 नंबर पे, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा कैसी हो, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो। जो कॉन्सेप्ट हो वो सरल से कठिन की ओर हो, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो। बाकी के देखिए, अमूर्त चिंतन बच्चों में आएगा नहीं, जटिलता उन्हें समझ नहीं आएगी, तर्कसंगतता उनमें अभी आई नहीं है, ठीक है। सो बेस्ट ऑप्शन आपका बनता है फर्स्ट। 30 नंबर देखेंगे हम लोग, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या होगी, विविधता क्या करेगी, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा कि उपेक्षा करी जानी चाहिए, उपेक्षा तो करनी नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए, कुछ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गलत है। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाता है आपका फर्स्ट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग CDP को एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है, और आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पे हमें काम करना चाहिए और किस तरीके से CDP को हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे और अगली क्लास में फिर हम लोग हिंदी पेडागोजी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके के लास्ट ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच। और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। और जो भी मेरा प्रयास होगा वो बिल्कुल अटल और निरंतर मैं करता रहूँगा, जिससे आपको सीटेट के एग्ज़ाम में आपको मैं पूरी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच।